महाराष्ट्र कांग्रेस ने भाजपा, राकांपा और शिवसेना शिंदे के महायुति को भ्रष्टायुक्ति करार दिया और राज्य सरकार की कथित विफलताओं को गिनाया। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि सभी 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। जब आप ईवीएम की तुलना महायुक्ति से करते हैं तो हमारे समूह के भीतर कोई मतभेद नहीं है। महायुक्ति में लड़ाई चल रही है, महायुक्ति अब समाप्त हो चुकी है। आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिध्य किया है। We have given equal treatment. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उन्नति करता रहे। सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर सभी विकास की संभावनाओं पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास की सभी संभावनाओं पर सरकार जो है गंभीरता से काम कर रही है। दिन का उत्सव, 2 दिन का दीपोत्सव, दोनों उत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई है। खास करके 69वें दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए। सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर के सभी विकास की संभावनाओं पे हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ भौतिक अधोसंरचनाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारे गौरवशाली अतीत के पाश्चात्य ऐसे कई उल्लेखनीय खास करके सांस्कृतिक पक्षों पे भी हम काम कर रहे हैं। एक तरफ टूरिज्म पे काम कर रहे हैं तो धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग का भी ध्यान रखते हैं तो हैवी इंडस्ट्रियों का भी ध्यान रख रहे हैं। अर्थात विकास की सभी संभावनाओं पे सरकार काम कर रही है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से प्रदेशवासियों दिन का उत्सव, 2 दिन का दीपोत्सव, दोनों असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। इस बार हम चाईबासा की सभी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे। और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मसगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। तो लगभग हमारा जो पार्टी हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। हमारा जयपाल भाई भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है, वहाँ मंगल गिलुआ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ जयपाल जी विड्रॉ कर रहा है और हमारे मनोहरपुर में खड़ा गुरुचरण जी भी विड्रॉ करने का पूरा संभावना है।
मतलब तीनों प्रत्याशी विड्रॉ करेगा और हम अच्छा से फाइट करेगा। इस बार साईबासा का सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी का 1.5 घंटा 2 घंटा का कार्यक्रम बनेगा। वहीं ईसीआई द्वारा हरियाणा चुनावों में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने पर राजीव रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर कांग्रेस को आईना दिखाया है। जब भी वे हारते हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाकर चुनाव आयोग पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं। वे विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ईसीआई ने विस्तृत जवाब दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कांग्रेस चुनाव जीती है तो उसे ईवीएम ईसीआई में दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन जब हारती है तो उस पर जो है सवाल खड़ा करना उनके द्वारा शुरू कर दिया जाता है। जिसमें काफी तार्किक विवेचना आयोग ने एक बार फिर कांग्रेस को आईना दिखा दिया है और निसंदेह कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है वो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का काम करती है, कभी ईवीएम के सवाल पर, कभी निर्वाचन आयोग के फैसलों को लेकर, और इस तरह से जो जनादेश को बार बार विवादों के दायरे में लाने का काम कांग्रेस और इंडिया के साथी करते रहे हैं। आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत जवाब, जिसमें काफी तार्किक विवेचना संबद्ध पक्षों से बातचीत के आधार पर जो उन्होंने तैयार की है, उससे कांग्रेस के होश ठिकाने लग गए हैं। निसंदेह कांग्रेस को बार बार जहां वो जीतते हैं वहां उन्हें निर्वाचन आयोग में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है, वहां ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं करते, लेकिन हारने के साथ बार बार सवाल खड़े करना कांग्रेस की आदत सी बनती गई है। उम्मीद है कांग्रेस चुनाव आयोग की इस फटकार को गंभीरता से लेगी और जनादेश को बार बार कलंकित करने का कार्य नहीं करेगी। आयोग ने एक बार फिर वहीं झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जो अंधेरा है अब वह खत्म होने वाला है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस, झामुमो और राजद द्वारा संचालित राज्य सरकार ने पूरी तरह से भ्रष्ट कार्यालयों को नियंत्रण दे दिया है। उन लोगों ने राज्य को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। करके जो सरकार चलाई, अगर हम कहें तो 3 वर्षों पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया समझो। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे, जो उनके जो सिपा सलार, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये राज्य की हालत है। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूं, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता हो कि शिबू सोरेन की बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खाता है और उसको भी जो पूरा नहीं करता है, निभाता नहीं है, तो झारखंड की जनता को ठगने में उनको कितनी समय लगेगी। तो आज बड़ा शुभ दिन है, दीपावली भी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा है कि दिवाली को ध्यान में रखते हुए करीब 64,000 अस्थायी और स्थायी एमसीडी सफाई कर्मचारियों के खातों में नवंबर का वेतन पहुंच गया है। उन्हें जो वेतन 7 नवंबर तक मिलना था, अब वह उनके खातों में समय सीमा के भीतर ही पहुंच चुका है, ताकि वे अपने बच्चे और परिवार के साथ अच्छी दिवाली मना सकें। करीब 23 करोड़ रुपए का दिवाली बोनस भी उनके बैंक खातों में पहुंचा दिया गया है। खुशखबरी मैं
दिल्ली के लोगों को देना चाहता हूं, और ख़ासकर हमारे दिल्ली के जो गरीब तबका है, सफाई कर्मचारी जो हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जो सरकार है, जो शैली ओबराय मेयर है हमारी, उनके नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। 18 साल से, पिछले 18 साल से एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारियों को तो क्या, किसी भी कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। 18 साल पहले होता था कि लोगों को महीने की तनख्वाह महीने में मिला करती थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम में बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे। अपनी तनख्वाह तक लेने के लिए लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। हम देखते थे कि 70-80% टाइम लोगों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था, और धरने प्रदर्शन भी कोई बड़ी मांग के लिए नहीं, अपनी तनख्वाह लेने के लिए कर्मचारी धरने प्रदर्शन किया करते थे। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि सारा पैसा भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ जाता था। पिछले 2 साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर, और 2 साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ्ते उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। पिछले 2 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो, जबकि उसके पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए कि लगभग सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे ही रहते थे, काम पे कम रहते थे, हड़ताल पे ज़्यादा रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल में हड़ताल नहीं करनी पड़ी अपनी तनख्वाह लेने के लिए, हर महीने के पहले हफ्ते उनकी तनख्वाह आ जाती है। आज जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि अभी 31 अक्टूबर हुआ नहीं है, ये महीना पूरा हुआ नहीं है। 1 नवंबर के बाद तनख्वाह मिलनी थी। पहले हफ्ते में जैसे मैंने कहा 7 नवंबर तक उनके अकाउंट में तनख्वाह जानी थी, लेकिन दिवाली को मद्देनजर रखते हुए सभी लगभग 64,000 कच्चे और पक्के सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में दिवाली के पहले अगले महीने की नवंबर की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो तनख्वाह उनके 7 नवंबर तक जानी थी वो तनख्वाह उनके अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छी दिवाली मना सकें। ना केवल तनख्वाह दी गई है, दिवाली बोनस भी, पहले दिवाली बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, डिमांड करना पड़ता था, और इतने कई महीनों तक धरने करते थे। दिवाली बोनस भी लगभग 23 करोड़ रुपए दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुंच गया है। भैया, अब राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान योजना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस योजना को पीएम मोदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। वहीं आपको बताते चले कि आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हेल्थ इस देश का सबसे जरूरी मुद्दा है और हम इसके लिए संवेदनशील हैं, इसलिए दिल्ली में हेल्थ पर कुल बजट का 16% खर्च करते हैं। मोदी जी को आयुष्मान भारत योजना का स्कैम छोड़कर दिल्ली की हेल्थ पॉलिसी का अध्ययन करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कर पाए क्योंकि हम 16% अपने बजट का हेल्थ को अलॉट करते हैं, और वही मोदी जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हेल्थ एलोकेशन नेशनल हेल्थ मिशन ने 2017 की पॉलिसी 2.5% अलॉट करती है पूरे बजट का देश के लिए, मोदी जी उतना भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी कटौती कर दी है। हेल्थ एक बड़ा विशेष और इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए। बार बार हमने इस पे काम किया है। हम इसका इस पूरी प्रेस वार्ता में आपको शायद सारा कुछ ना बता पाऊं जो हमने किया है, बट एक मोटे तौर पे आपको बिंदु बता देती हूं कि आयुष्मान भारत स्कैम योजना हम दिल्ली में क्यों नहीं लागू करेंगे, और क्यों दिल्ली सरकार की योजना इतनी बेहतर है कि मोदी जी को उसका अध्ययन करके उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे अगर आपकी इनकम प्रति महीना 10,000 से कम है। दिल्ली सरकार की स्कीम के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। आप 1 रुपया कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, आपका सारा इलाज मुफ्त है। आयुष्मान योजना के तहत आपके पूरे परिवार को सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। पूरे परिवार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस लिमिट।
दिल्ली सरकार में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जितने का भी इलाज हो, 5 रुपए की दवा हो या 1 करोड़ का इलाज हो, सारा दिल्ली सरकार करवाएगी आपके लिए मुफ्त में। आयुष्मान योजना के तहत आपके घर में अगर फ्रिज है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में फोन है या आपके घर में स्कूटी है, तो आप इस योजना से एक्सक्लूडेड है, इसका लाभ नहीं ले सकते। पर दिल्ली सरकार की योजना के तहत आपके घर में फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो, स्कूटी हो या फिर BMW हो, आपको दिल्ली सरकार पूरा इलाज आपका मुफ्त कराएगी। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां जमीन की हदबरारी से पहले दो पक्ष आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच रायबरेली प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे पर जमकर लाठी डंडे बरसे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष से कई लोगों को हिरासत में लिया है। उससे पहले ही किसी ने आपसी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वो वायरल कर दिया। आपको बता दें कि मामला भदोकर थाना इलाके के बालीपुर गांव का है। यहां सूर्यभान की जमीन की हद बराबरी होनी थी। सरकारी पैमाइश में पड़ोस के खेत में जमीन दबी थी। पड़ोसी खेत के मालिक का मन के मुताबिक पैमाइश ठीक नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष से लगभग 100 लोग हाईवे पर आमने सामने आ गए। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों के अलावा अन्य को वायरल वीडियो से चिन्हित कर छापेमारी की जा रही है। इन दिनों पटना राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेधड़क गोलीबारी या आपराधिक घटना को अंजाम देने से जो दबंग हैं वो नहीं डर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला राजधानी के मनेर स्थित दरवेशपुर गांव में पैसा बकाया को लेकर हुए विवाद के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। इस मारपीट के दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मामले की शिकायत करने थाने जा रहे कार सवार को दिन दहाड़े बीच सड़क पर बुलेट सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से उसके ऊपर बौछार कर दी। आपको बता दें कि कार सवार किसी तरह से अपनी जान बचाकर मनेर थाना पहुंचा। वहीं मनेर पुलिस ने लिखित शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का पीड़ित को आश्वासन दिया। दिनांक 30/10/24 के सुबह 9:30 बजे रणधीर कुमार पर जब वो थाना आ रहे थे अपने परिवार वाले लोगों के साथ, तो उनके ऊपर फायरिंग की एक घटना घटित हुई है। रणधीर कुमार जो दरवेशपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन में इनके द्वारा बताया गया है कि 2 दिन पूर्व में इनके गोतिया जो इनके बगल में ही रहते हैं, सुनील कुमार के साथ इनका पैसे का लेन देन का विवाद था। काफ़ी दिनों से पैसे की मांग कर रहे थे और उनके द्वारा देने से आनाकानी की जा रही थी। इसी को लेकर 1-2 दिन में इन दोनों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। मौका पे थाना पुलिस के द्वारा इन दोनों को समझाया गया था और बोला गया था थाना पे आके को आवेदन देने के लिए। इसी क्रम में रणधीर कुमार आज थाना पे आ रहे थे, तो उपेंद्र राय और सुमित कुमार के द्वारा इनके गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर प्रखंड के खडारी पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डस्टबिन का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला समन्वयक अखिलेश्वर पांडे, बीपीआरओ मुखिया अरविंद कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं इस दौरान लाभुकों को नीले व हरे रंग का डस्टबिन का वितरण उनके द्वारा किया गया तथा पंचायत के सभी वार्ड में स्वच्छता कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना कर दिया गया। तो पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं अपने तरफ से दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और अपने स्वच्छता कर्मियों से भी आशा करता हूं जो हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ, वो लोग अपने कार्यों को निर्वहन अच्छा से करेंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं सबसे पहले तो मैं खैरी पंचायत के मुखिया जी, खैरी पंचायत ग्रामीण जनता और हमारे प्रिय सारे पत्रकार महोदय, सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे तो पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज 30 तारीख को ग्राम पंचायत खरारी में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन सामग्री वितरण शुभारंभ किया गया, जिसके तहत ग्राम के ग्रामीण को डस्टबिन देकर ये बताया गया कि आपकी ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल तरह कचरा जो होते हैं किस तरह के हैं,
कौन से डब्बा में कौन सा गीला कचरा डालना है, कौन से डब्बा में कौन सा कचरा डालना है, और महीने में आपको पर डे के हिसाब से 1 रुपया देना है, बस इतना ही। सबसे पहले तो मैं खारी पंचायत शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा नशा, स्मैक, चरस, गांजा व शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देशन पर देहात थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ककराया 4 लाइन पर स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा है, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि रावत के कब्जे से 57 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत करीबन 12 लाख रुपए को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे के विरुद्ध कार्रवाई में से की गई कार्रवाई है, जिसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमन सिंह राठौर साहब ने काफ़ी निर्देश दे रखे हैं कि इसकी कमर तोड़ना है, नशे के व्यापार की कमर तोड़ना है। इसी के तारतम्य में मुखबिर से कल सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर जो है पुलिस टीम गई थी, तो वहाँ पर आरोपी रवि रावत पुत्र परमाल सिंह रावत 22 साल का है। ये बिहार के गोपालगंज में बीते 12 दिन के अंतराल में जिले के अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं को लेकर गोपालगंज पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिले में खुलेआम पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों पर एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने अब इनाम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 18 अक्टूबर को पेशी के लिए गोपालगंज सिविल कोर्ट आए जिले के कुख्यात अपराधी विशाल सिंह को कोर्ट कैंपस में ही दिन दहाड़े बदमाशों ने निशाना बनाया था। कुख्यात सहित उनके एक साथी को गोली लगी थी। इस घटना में 5 अपराधियों का नाम सामने आया था, जिसमें पुलिस ने एक अपराधी सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बीते 24 अक्टूबर को छात्र बिट्टू की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है। सूचना देने वाले अथवा गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को पुलिस कर्मी जो है आगे उनको सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।